बच्चों, सब आप कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? लॉकडाउन में आप सब पढ़ रहे हैं रेगुलर? मुझे कई बच्चों के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कईयों के नहीं मिल रहे हैं। कोशिश करें क्वेश्चंस को समय पर करने के लिए, जिससे मैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर पाऊँ। आज मैं आप सबके सामने मैं आपके लिए पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लेकर के आए। उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, वैल्यूएशन गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तक होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट क्या है? हमने पहले क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें वो सब मिलकर के प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट को लेकर के बिजनेस करते हैं। बिजनेस सब मिलकर करते हैं या उनमें से कोई एक करता है, सबके लिए करते हैं, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बताया। लेकिन अगर जो ये एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ है, फ्यूचर में अगर वो चेंज हो जाए किसी भी कारण से, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब आज अगर ए और बी ने कोई एग्रीमेंट किया है, बाद में जाके वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब ये एग्रीमेंट कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन से टाइप कौन कौन से हैं? एक तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो तो अपने रेशियो चेंज ही कर सकते हैं। अब सपोज करो एडमिशन के कारण भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ए और बी पार्टनर से सी पार्टनर आ रहा है, तो ए और बी का जो एग्रीमेंट है वो खत्म होकर के एंड होकर के ए बी सी का नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाएगा। रिटायरमेंट के कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी किसी भी कारण से रिटायर होकर चले गया, उसके कारण भी एग्रीमेंट में चेंज होगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ के कारण भी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे, तो वहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जब दो फर्म मिल करके अमलगेमेट करके एक नई फर्म बना लेती हैं, उसमें भी पार्टनर्स के शेयर चेंज हो जाते हैं या उनका पार्टिसिपेशन चेंज हो जाता है, उस कारण से भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप्स हो गए? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज, बाय एडमिशन, बाय रिटायरमेंट, बाय डेथ एंड अमलगेमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। अब हम मीनिंग की तरफ चलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मैंने बता ही दिया। जब करंट एग्रीमेंट, जब किसी भी प्रकार का चेंज होता है करंट एग्रीमेंट में, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्यों होता है? कारण क्या है? अरे भाई, कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या किसी पार्टनर को इच्छा है कि मैनेजमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, ज़्यादा पैसा लगाने के लिए, किसी पार्टनर की इच्छा है पैसा कम लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सबको देख करके आपस में वो मिल करके सबके कंसेंट लेकर के एग्रीमेंट में चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही चेंज करते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। हमारा थर्ड टॉपिक है सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। देखो, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और करंट एग्रीमेंट को चेंज करके एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो पार्टनर्स के शेयर भी चेंज होते हैं। मैं पहले इसको परसेंटेज में बताता हूँ। सैक्रिफाइस रेशियो, तो कुछ सैक्रिफाइस का मतलब त्याग करना। सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ए और बी पार्टनर्स है। ए का शेयर है 60% इन प्रॉफिट्स, बी का शेयर है 40% इन प्रॉफिट। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि रेशियो चेंज हो जाए, ए का परसेंटेज हो जाए 40 और बी का हो जाए 60। तो भाई सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने, क्योंकि ए का पुराना शेयर 60% था, अब ए का 40% हो गया, तो उसने 20% सैक्रिफाइस किया, और बी का पहले 40% था, अब 60% हो गया है, उसने 20% गेन कर लिया। हमने इसके फॉर्मूले बना दिए। फॉर्मूले ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए का 60 था, 40 हो गया तो 20 सैक्रिफाइस हो गया, और बी का पहले 40 था, अब 60 हो गया तो 60 माइनस 40 करेंगे, 20 उसने गेन कर लिया। क्वेश्चंस में हमारे परसेंटेज नहीं आती, फ्रैक्शंस आते हैं, तो मैंने इसको फ्रैक्शंस के नीचे भी एग्जांपल बना दिया है। ए और बी पार्टनर्स है, उनका शेयर 3:2 है, अब उनका शेयर 2:3 हो गया, तो फ्रैक्शन में क्या कर लेते हैं? अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें, किसकी बात करें? हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। किसका? ए का। किसका है? ए का। या अगर हम बात करें ए की, ये है आपका बी, तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5
और बी ए का न्यू रेशियो 2/5। आप देख सकते हैं ये 2/5, तो 1/5 इसका आंसर आया। बी का पहले 2/5 था, अब हो गया 3/5, तो ये 1/5 इसका भी आंसर आया, लेकिन बी का नीचे नेगेटिव आया है। तो जो सेक्रीफाइस आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, और जो नेगेटिव आंसर आए हैं वो गेन क्या है। तो हम ऊपर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस, ठीक है, और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम गेन, ठीक है। इसके बाद में हमारा सेकंड एग्जांपल मैंने गेन का ले लिया है। सपोज क्वेश्चन वही है, ए एंड बी आर पार्टनर, उनका शेयर है 2:3, अब उनका शेयर 3:2 हो गया। तो ए का पहला जो शेयर था वो क्या था, ए का जो नया शेयर था वो क्या था, ए का नया शेयर था आपका 3/5, देखिए आपको क्या था, 3/5 था, ठीक है। और अब क्या हो गया, उसका ओल्ड रेशो क्या था, ए का ओल्ड रेशो था 2/5। तो अगर देखो 3/5 में से अगर 2/5 माइनस करेंगे तो 1/5 आएगा, वो भी आएगा गेन, क्योंकि ए का पहले शेयर कम था और बाद में उसका ज़्यादा शेयर हो गया, तो गेन कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि बी का पहले शेयर था 3/5 था, अब बी का शेयर कितना हो गया, 2/5 हो गया है, तो बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो ऊपर वाला जो आंसर पॉजिटिव आया है ये पॉजिटिव आंसर है, वो गेन कहलाएगा, और जो नेगेटिव आंसर है सेक्रीफाइस कहलाएगा। तो क्या मतलब, जब हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो पॉजिटिव आंसर वो सेक्रीफाइस ही होंगे, लेकिन जो नेगेटिव आंसर है वो गेनिंग हो जाएंगे, और गेन वाले फॉर्मूले में जो पॉजिटिव आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गेन, और नेगेटिव आंसर सेक्रीफाइस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक में, गुडविल में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। देखिए गुडविल का बहुत बड़ा पार्ट होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने में। अगर मैं एक लाइन आपको ये बोलूं और वो लाइन क्या हो कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprises at an advantageous position due to which the enterprises is able to earn higher profits without extra effort। अगर मैं प्रवीण गुप्ता आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने जो मेरे को एफर्ट करने वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँगा तो आप लोग मेरे लिए एफर्ट करोगे, आप मेरे लिए स्टूडेंट्स लेकर के आओगे। इसी तरह से किसी कोई दुकान वाला होता है तो दुकान किसी की शॉप होती है, किसी का बिजनेस होता है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जिसके कारण उसका बिजनेस बढ़ता है। उसका लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस का नेचर क्या है, उसका ट्रेडमार्क क्या है, उसका ब्रांड क्या है, उसके फेवरेबल कॉन्टेक्ट्स क्या क्या हैं, तो ये उसके पेटेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी, ये सब गुडविल होती है। और ये सब जानते हैं आप लोग, गुडविल एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर एक फर्म एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाती है, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल को मार्केट में कैसे रियलाइज कर सकते हैं, जब आप बिजनेस को बेचते हैं। बिजनेस को बेचेंगे तभी गुडविल रियलाइज होगी, क्योंकि इंटेंजिबल होती है, गुडविल दिखती तो है नहीं। तो गुडविल का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, वो तो किसी न किसी बिजनेस के साथ में अटैच होती है। तो जब बिजनेस बिकेगा या बिजनेस को परचेज किया जाएगा उसी वक्त गुडविल का मैटर क्रिएट होता है, उसी वक्त गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है गुडविल का। तो ये हेल्प करती है बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए भी हेल्प करती है। मेरी बात समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। गुडविल को हम क्लासीफाई कर देते हैं दो पार्ट में। पहला क्लासिफिकेशन है परचेज गुडविल, दूसरा क्लासिफिकेशन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो परचेज गुडविल का, सपोज करो आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और आपने पूछा भाई ये शॉप कितने की है, तो उसने बताया 40 लाख रुपीज़ की। तो जब उसकी बैलेंस शीट आप देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, तो उससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे यार भाई साहब ये तो आपका टोटल असेट ही 30 लाख रुपीज़ का है। तो वो बोलेगा 30 लाख मेरे बिजनेस के हैं, 20 लाख मेरे गुडविल के हैं। तो जब आपको 50 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे तो 50 लाख रुपीज़ में आपके पास क्या आया, 30 लाख का तो आपके पास असेट आया है और 20 लाख की आपके पास गुडविल आई है, वो परचेज गुडविल है। जब कभी फ्यूचर में आप बिजनेस को बेचोगे, उस बिजनेस को बेचोगे और आप उस बिजनेस को 1 करोड़ में बेचोगे, तो असेट आपके मान लो सपोज करो 70 लाख रुपए की होगी, तो आपको गुडविल को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो गुडविल का मैटर तभी क्रिएट होता है जब असेट बेची या खरीदी जाती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या चीज़ है आप देखिए, बड़ा सिंपल सा अगर मैं बात करूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है देखिए आप। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन बट इज अर्न्ड बाय एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट।
इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, चाहे वो फेवरेबल लोकेशन हो, चाहे वो एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो ये किसी भी कारण से सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम जल्दी से बेच नहीं सकते, लेकिन ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपके इनकम को, हायर इनकम को अर्न करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे। टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल का सबसे पहले हमको गुडविल को वैल्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया गुडविल दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी गुडविल परचेज गुडविल, एक होती है आपकी सेल्फ गुडविल। गुडविल कोई सी भी हो, हमको उसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। मैंने बताया था कैलकुलेट कब करोगे, या तो किसी का बिजनेस खरीदोगे या किसी का बिजनेस या अपना बिजनेस बेचोगे। इसी दो कंडीशन में गुडविल को हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास में 3 मेथड हैं। पहला मेन मेथड होता है ईयर परचेज मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। ईयर परचेज मेथड में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में ईयर्स दे दी जाएंगे, तो आपको अपनी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करके आपको उसको ईयर के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको गुडविल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। या आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको ईयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको गुडविल कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब सबसे मेन प्रश्न ये होता है कि सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी तो ईयर परचेज मेथड में क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करोगे उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे, उस केस में आपको गुडविल कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे को कुछ सालों के प्रॉफिट दिए जाएंगे, तो उसको हम वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे, जैसे 1, 2, 3 और 4। जो प्रॉफिट क्वेश्चंस पे गिवन होंगे उन प्रॉफिट को भी हम वर्टिकल फॉर्मेट पे लिख लेंगे। उसके बाद में हमारा जो एबनॉर्मल गेन होगा और एबनॉर्मल लॉस का उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल गेन का मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, जैसे सपोज कीजिए आपको एक साल में प्रॉफिट 10,000 दे रखे हैं, और आपको दूसरे साल में प्रॉफिट 20,000 दे रखे हैं, आपको तीसरे साल में प्रॉफिट आपको 1 लाख दे दी है, और चौथे साल में प्रॉफिट आपको 50,000 दे रखे हैं। जरा आपको कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, आपको एबनॉर्मल से 1 लाख में दिख रहा है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो आ रहे थे वो 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन यह एकदम से 1 लाख रुपए आया है। ये 1 लाख रुपए आया कहाँ से, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में आपने कोई स्पेकुलेशन प्रॉफिट, किसी प्रकार का कोई आपने स्पेकुलेशन प्रॉफिट कमाया हो, कोई एबनॉर्मल इनकम कमाई हो। तो जब हम गुडविल का क्वेश्चन करेंगे, गुडविल को वैल्यूएट करेंगे, तो जितना भी हमारा एबनॉर्मल गेन होगा उसको हम अगले वाले कॉलम में से माइनस कर देंगे। सपोज कीजिए इसमें एबनॉर्मल गेन हमारे पास में करीब 50,000, 60,000 का है, तो हम 60,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। जब 60,000 माइनस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ कितना जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अब एबनॉर्मल लॉस का सपोज करो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, और एकदम से यहाँ आपका प्रॉफिट आ गया 2,000, ठीक है, और यहाँ आपका प्रॉफिट आ गया 30,000। तो आपको कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है साहब। क्या दिख रहा है एबनॉर्मल, कि भाई 10,000 प्रॉफिट कमा रहे थे, फिर 20,000 कमाया, एकदम से फिर 2,000 आ गया। क्या आ गया, 2,000 प्रॉफिट आ गया, फिर बाद में 30,000 आ गया। तो उसका मतलब 10,000, 20,000, बाद में 30,000 आया, बीच में 2,000 कहाँ से आ गया, ये 18,000 गए कहाँ, या कोई इंक्रीमेंट तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ है जो एबनॉर्मल हुआ है। अब एबनॉर्मल तो लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, वो आपको क्वेश्चंस में दे दिए जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उस एबनॉर्मल लॉस, सपोज करो एबनॉर्मल लॉस आपको दे दिया यहाँ पर करीब 22,000, ठीक है, आपको 22,000 दे दिए, तो 22,000 को अगर मैं 2,000 में प्लस करूँगा तो यहाँ कितना जाएगा, 24,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉसेस को हम प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, और उसका जो बैलेंस आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो नेट प्रॉफिट में यहाँ आते जाएंगे। टोटल ऑफ प्रॉफिट करेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट करने के बाद में हम इनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। वो एवरेज कैसे निकालेंगे, फिर हम एवरेज निकालेंगे। अभी टोटल प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट के अंदर हम नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड कर देंगे, जो आपको गिवन हो क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया,
टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब उसके आगे चलते हैं, इस एवरेज प्रॉफिट को हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में भी करना है। इसमें करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको करना पड़ेगा, जब जाकर के हमारे को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिलेंगे। क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आए हमारे उसको हम सामने लिखेंगे, उसमें हम फ्यूचर प्रॉफिट को ऐड करेंगे और हमारे जो ऑनर्स रेम्यूनरेशन है या हमारे कोई फ्यूचर लॉसेज हैं या इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड असेट्स हैं, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें उसको माइनस करके जो एक्चुअल में निकलेगा वो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो सर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एवरेज प्रॉफिट तो आपके बिजनेस से निकाल लिए गए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का व्यक्ति का बिजनेस परचेज करता है, उसको लगता है कि इसके बिजनेस को परचेज करने से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले हैं, वो बेनिफिट प्लस कर दी जाएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस में मैनिपुलेशन कर लेते हैं और अपनी रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तो गुडविल ज़्यादा आएगी, गुडविल ज़्यादा आएगी तो उनको गुडविल ज़्यादा मिल जाएगी। परचेज करने वाला गुडविल का पैसा तो देगा ही देगा ना। तो कुछ लोग ऑनर्स क्या करते हैं, अपनी रेम्यूनरेशन को माइनस ही नहीं करते हैं। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को मीडिएटर बना करके गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए लाया जाता है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई प्रोफेशनल आदमी हो जो गुडविल को कैलकुलेट करने वाला होगा, वो ऑनर की रेम्यूनरेशन माइनस करवाएगा, जो कि पार्टनर्स ने बदमाशी के कारण लेस नहीं करी थी। कई बार होता है, जिस तरह से एक व्यक्ति को बिजनेस परचेज करने पर फ्यूचर प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो उसको कई बार फ्यूचर लॉस भी हो जाते हैं, तो वो माइनस करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि बिजनेस ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होते हैं, वो चाहे ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट को भी यहाँ से माइनस किया जाएगा। तो कितनी चीज़ें करेंगे एडजस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट जो हमने पीछे से निकाला वो यहाँ लिखेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे एंड फ्यूचर लॉसेस को लेस करेंगे, ऑनर रेम्यूनरेशन को लेस करेंगे एंड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड एसेट्स को भी हम लेस करेंगे। आप चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। ऑनर रेम्यूनरेशन लेस कर दिया, फ्यूचर लॉस भी मैंने लेस कर दिया, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, लेस फ्यूचर लॉस को भी मैं लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी मैं लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका, ये तीनों चीज़ें आपकी लेस हो जाएंगी। अब ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो गई और ये आपका मैंने ऐड कराएंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से ये 3-4 एडजस्टमेंट हमको करने पड़ेंगे जब हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल कर जाएगा। ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद हम चलते हैं अपने कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या मतलब है। अगला टॉपिक है हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज्ड कर देते हैं और उससे हमारे को प्रॉफिट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस होता क्या है। वैल्यू ऑफ बिजनेस वो होता है जो सामने वाला पार्टी, जो आपकी सामने वाली पार्टी, वो आपके बिजनेस का वैल्यू निकालती है। जैसे ए ने बी को प्रपोज किया कि आप मेरा बिजनेस परचेज कर लीजिए, तो बी आपके बिजनेस का वैल्यू लगा के आएगा और आपको प्रपोजल देगा कि मैं आपका बिजनेस इतने में परचेज करना चाहता हूँ। पर वो बी जो है वो आपका बिजनेस का वैल्यू लगाएगा कैसे, वो आपके बिजनेस की पहले अकाउंटिंग रिपोर्ट्स लेगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स लेने के बाद में आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेगा। क्या निकालेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेगा। उस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में जो मार्केट में नॉर्मल रिटर्न चल रही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, जैसे एफडी की रेट्स होती हैं, बैंक जो एफडी की रेट्स दे रहा है नॉर्मली, या मार्केट में जो ब्याज की रेटें चल रही हैं, नॉर्मल जो ब्याज की रेटें चल रही हैं, अर्निंग ब्याज की जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है, रेट ऑफ रिटर्न होती हैं, तो वो आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग रिपोर्ट से प्रॉफिट को निकाल करके, एवरेज प्रॉफिट को निकाल करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करवा देगा, जिससे आपका बिजनेस का वैल्यू पता लग जाएगा।
मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर करके, अगर जैसे सपोज कीजिए यहाँ मैं 1 लाख लिख देता हूँ और 1 लाख निकले का नीचे में यहाँ लिख देता हूँ 10%। तो अगर आप 1 लाख आपका बिजनेस का प्रॉफिट था जिसने वो निकाला है और 10% से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो सोचिए आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आपकी बिजनेस की वैल्यू निकल के आएगी करीब 10 लाख रुपए निकल करके आएगी। ये 10 लाख रुपए आपको सामने वाला प्रपोजल दे रहा है देने के लिए, ठीक है साहब। तो 10,000 तो आप क्या करोगे, 10,000 तो आप 10 लाख तो आप यहाँ लिख दोगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो 10 लाख रुपए आपका बिजनेस का वैल्यू लगा दिया, माइनस इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, देखिए इसमें से हमारे को माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैपिटल होती है जो कि इन्वेस्ट की गई होती है। इन्वेस्ट किसने करी थी, ए ने, क्योंकि ए ने ही अपना बिजनेस को बेचने का प्रपोजल किया था बी को। तो ए को तो मालूम होगा कि उसने कैपिटल कितनी लगा रखी है। तो 10 लाख में से सपोज करो ए ने 8 लाख की कैपिटल लगा रखी है, ए ने कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। तो 10 लाख में से अगर हम 8 लाख माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल कितना निकल के आ जाएगा, हमारा गुडविल 2 लाख रुपए का निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, आपकी बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम टोटल एसेट में से जब हम आपकी करंट लायबिलिटी माइनस कर लेते हैं तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आते हैं। आप कभी विजुअलाइज करके देखिए, एसेट साइड में टोटल एसेट्स होती हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल होती हैं, रिजर्व्स होते हैं और हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो करंट लायबिलिटीज को हम टोटल एसेट में से माइनस कर दें तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व सेंस आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में हो रखी है। हमारा जो तीसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट को भी हम कैलकुलेट करके उससे हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज द मीन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे उसके ऊपर आपने जो प्रॉफिट कमाया वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सपोज करो आपके बिजनेस में आपका जो रेट ऑफ रिटर्न से आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए का और आप कमा रहे हो 3 लाख रुपए, तो इसका मतलब आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए। तो अगर आप 1 लाख रुपए को यहाँ पर क्या 1 लाख रुपए आपको निकालना पड़ेगा, पहले उसको 10% से डिवाइड कर देंगे तो ध्यान रखिए आपका गुडविल भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। सुपर प्रॉफिट के सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है, जो आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाले थे उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट निकलेगा। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोली थी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो मैंने पिछली स्लाइड्स में बता ही दिया कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने नीचे बता दिया है। जो आपकी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे, उससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर, आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन बच्चों सबसे पहले जो मैंने ये स्लाइड्स बताई हैं, जो मैंने ये अभी आपको लेक्चर दिया है, मैं इसको प्रैक्टिकली पहले मैं वैल्यूएशन गुडविल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। वैल्यूएशन गुडविल के क्वेश्चंस कराने के बाद ये मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर मेथड, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझाऊंगा। जो आपको मैंने अभी टेबल बताई है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस को, जब तक उनके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम आगे वाली लेक्चर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए अगले वाले लेक्चर में जाने के लिए पहले सिर्फ इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप तो पढ़े ही पढ़ो, और जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ में हैं, जो आपके जानकार है, उनको भी शेयर करो जिससे उनको भी लॉकडाउन में फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।